Hello friends, firstly I am really very sorry for this gap. But from today we will continue our Lucent series and we will definitely complete our Lucent book as soon as possible. So friends, today we will discuss about procedure for amending the constitution. यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी अमेंडमेंट्स किए जाते हैं उसका क्या प्रोसीजर है। देखिए, हमने आज तक जितनी भी पॉलिटी पढ़ी है उसमें हमने कई बार पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कई बार अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, यानी कि कुछ संशोधन किए जाते हैं। इन अमेंडमेंट्स के द्वारा क्या किया जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उनमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, उसमें कुछ या तो जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है या कहीं से उठाकर कहीं और रख दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस के द्वारा ही किया जाता है। तो जो वो प्रोसेस है हम उसके बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि जो हमारा आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, और जो ये आर्टिकल 368 है ये किस पार्ट में दिया गया है, पार्ट 20 में। तो देखिए, ये भी चीज आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं। इसके बाद देखिए, हमने पहले जब पढ़ा था सोर्सेज के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें जोड़ी गई है वो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो देखिए, जो ये प्रोसेस है ना अमेंडमेंट करने की, ये भी किसी एक देश के संविधान से ली गई है। तो वो भी आपको याद रखना है कि वो किस देश के संविधान से लिया गया है। उसका आइडिया साउथ अफ्रीका के, किससे, साउथ अफ्रीका के। तो देखिए, ये कुछ चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है क्योंकि वनडे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अब हम यहां पर पढ़ेंगे कि जो ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट 3 टाइप से किया जाता है। तो वो 3 टाइप कौन सी है, देखिए मैं यहां पर आपको कुछ चीजें एडिशनल बता रही हूं क्योंकि यहां पर आपको लूसेंट की बुक में बहुत कम दिया गया है और जो ये चैप्टर है ये बिल्कुल डिटेल से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, जो ये अमेंडमेंट्स है ये 3 टाइप से किए जाते हैं। सबसे पहले कैसे किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से, कि कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी से ही क्या कर दिया जाता है, अमेंड कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जिनको स्पेशल मेजॉरिटी से ही अमेंड किया जाता है। ठीक है, और थर्डली कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जिनमें सिंपल मेजॉरिटी की भी जरूरत होती है और हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है। यानी कि सिंपल मेजॉरिटी किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की, पार्लियामेंट की, यानी कि लोकसभा की जो सिंपल मेजॉरिटी होती है वो अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। उसके बाद भी हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की, यानी कि आधे राज्यों से ज्यादा उनकी रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको ये यहाँ पर ये पता चल गया कि अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी किया जाता है और स्पेशल मेजॉरिटी से भी किया जाता है और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स की रेटिफिकेशन के द्वारा भी किया जाता है। इसके बाद देखिए, जो ये सिंपल मेजॉरिटी है, अब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या है, ये किन किन मैटर्स में की जाती है और ये कैसे की जाती है। जो सिंपल मेजॉरिटी है ये केवल इसमें क्या देखा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं और जितने भी मेंबर वोट कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर, उन दोनों का 50% से ज्यादा, यानी कि आधे से ज्यादा अगर उस पर साइन कर देते हैं, आधे से ज्यादा अगर उस बिल पर अपना कंसेंट दे देते हैं, तो वो जो बिल है वो उस सदन से पास माना जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लो लोकसभा है, लोकसभा में कोई भी बिल लाया गया, अब उस पर क्या किया जाएगा, उस बिल पर अब वहां पर कुछ बहस की जाएगी, कुछ बातचीत की जाएगी और उस बिल पर फिर ना वोटिंग की जाएगी। यानी कि मान लो उस दिन 500 मेंबर प्रेजेंट है, सारे मेंबर कभी कभी प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस दिन मान लो 500 मेंबर प्रेजेंट है और उन 500 मेंबर्स में से 50% से ज्यादा, अगर 50% से ज्यादा ने उस पर वोट कर दिया तो जो वो बिल है वो लोकसभा से पास मान लिया जाता है और उसके बाद राज्यसभा में भेज दिया जाता है। फिर राज्यसभा में भी यही प्रोसेस दोहराई जाती है।
ठीक है। उसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों इस बिल को पास कर देते हैं तो जो वो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास उनके असेंट के लिए भेजा जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन कर देता है तो वो बिल है जो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो यही क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में देखिए 500 मेंबर्स में से मान लो 50% कितने हो गए, 250। अगर 250 से ज्यादा, एक भी ज्यादा हो, 251 भी हो, तो भी वो जो बिल है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए आ जाती है स्पेशल मेजॉरिटी। क्या आ जाती है, स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, 2/3 मेंबर जितने भी प्रेजेंट हैं और जितने भी वोट कर रहे हैं उनका क्या चाहिए, 2/3 के द्वारा वो बिल पास किया जाना चाहिए। ठीक है, तभी वो बिल पास माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे मैटर आएंगे जब स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये पास कर देंगे उसके बाद क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा, और यदि आधे राज्यों के द्वारा उसको पास कर दिया गया तो वो जो बिल है फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस आपने पढ़ ली। अब देखिए क्या होता है, जो सिंपल मेजॉरिटी है वो कहां कहां पर काम करती है। तो देखिए जो सिंपल मेजॉरिटी है वो करेगी जब कोई भी नया स्टेट बनाना हो। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी नया स्टेट बनाना हो, कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, नेम चेंज करना हो, तो ये सब काम कैसे किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से किया जाता है। इसके बाद देखिए जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि जो भी हमारी विधान परिषद होती है, अगर उनको बनाना है या अबॉलिश करना है तो ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। देखिए आज के टाइम में जो हमारे 6 स्टेट्स है ना, केवल उन्हीं में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो वो जो 6 स्टेट्स हैं वो कौन से हैं, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो स्टेट है यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये 6 के 6 स्टेट आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो यहां पर हम ये पढ़ रहे थे कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो या उसको अबॉलिश करना हो, कि भाई किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए या यहां नहीं होनी चाहिए, ये काम किसके द्वारा किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। इसके अलावा एक काम और किया जाता है जो सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल कौन सा होता है, देखिए जो सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में होता है। ये बात हम पहले शेड्यूल्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इनमें जो कुछ भी अमेंडमेंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किया जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। ठीक है। तो ये 3 काम हमने पढ़े कि सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या किया जाता है। अब आ जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा कौन कौन से मैटर्स में अमेंडमेंट किए जाते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, डीपीएसपी होते हैं, इनमें जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा। और देखिए आगे यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जिनमें सिंपल मेजॉरिटी एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे चैप्टर में देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। The alteration of certain provisions of the Constitution are not considered amendment of the Constitution। तो देखिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखनी है। Such provisions can be altered by the parliament by a simple majority। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि जो अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी से भी। ठीक है। लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी होती है ना वो किस में काउंट नहीं होती, आर्टिकल 368 में जो भी अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है उसमें ये काउंट नहीं होगा, जो भी सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट किए जाएंगे। तो ये बात एग्जाम में आ सकती है कि सिंपल मेजॉरिटी से किए गए जो अमेंडमेंट्स होते हैं क्या उनको कंसीडर किया जाएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 में जो अदर प्रोविजन है, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी के अलावा जो बाकी के 2 बच गए हैं, उनको किसके द्वारा अमेंडमेंट किया जाएगा, आर्टिकल 368 में जो भी प्रोसेस दी गई है। ठीक है। यानी कि उनको आर्टिकल 368 के अंडर रखा जाएगा और उन्हें किसमें कंसीडर किया जाएगा कि भाई ये अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, इन द केस ऑफ प्रोविजंस विच अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर आर रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट is required before the bill is presented to the president for his assent। तो देखिए यहां पर यह कहा गया है
कि कोई भी ऐसा बिल है जो किसको अफेक्ट कर रहा हो, फेडरल स्ट्रक्चर को। अब देखिए फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर वही होता है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों की पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर को जो भी चीज अगर अफेक्ट कर रही है उसमें अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो कैसे किया जाएगा कि भाई उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की भी जरूरत होगी। तो और जब ये हाफ ऑफ द स्टेट्स उस पर रेटिफिकेशन दे देंगे उसके बाद ही उस बिल को किसके पास प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस पर अपने साइन कर देगा, उस पर अपना असेंट दे देगा, उसके बाद ही वो बिल है जो वो एक्ट बनेगा। तो देखिए हमने सिंपल मेजॉरिटी के भी कुछ प्रोविजन के बारे में पढ़ा कि सिंपल मेजॉरिटी कहां कहां पर काम करेगी। फिर स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में पढ़ा कि स्पेशल मेजॉरिटी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में काम करती है। अब यहाँ पर ये वाली प्रोसेस है, ये किन किन प्रोविजंस में काम करती है, देखिए यहाँ पर यही प्रोविजन दिए गए हैं। सच प्रोविजंस आर, तो देखिए द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो भी प्रोसेस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें जो कुछ भी चेंज करना है वो किसके द्वारा किया जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन के द्वारा। और जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 54 एंड 55 में। नेक्स्ट देखिए क्या इसके अंडर काम करेगा, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि यूनियन एंड स्टेट्स की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है उनमें कोई भी चेंज लाना है, उनको बढ़ाना है, घटाना है, वो सब काम भी किसके द्वारा किया जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन के द्वारा। और जो ये यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में आर्टिकल 73 में बताया गया है एंड स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में आर्टिकल 162 में बताया गया है। तो देखिए जो जो ये आर्टिकल आते हैं ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये आर्टिकल जरूर याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इनके बारे में भी जो भी अमेंडमेंट करना होता है उनके जजेस की पावर को लेकर या फिर कोई भी प्रोसेस है उसको लेकर वो भी किसके अंडर ही काम करेगा, इसी प्रोविजन के, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन से। और जो इनके बारे में कहा गया है वो किसमें कहा गया है, आर्टिकल 241 में। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 241 में। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो जो यूनियन एंड स्टेट्स की जो भी लेजिस्लेटिव पावर है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि यूनियन क्या क्या काम करेगी और स्टेट की कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर होगी, इनके बारे में कोई भी चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है तो वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, इसी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। उसके लिए भी स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, यानी कि 7th शेड्यूल में जितनी लिस्ट दी गई है, कौन कौन सी लिस्ट दी गई है, देखिए यूनियन लिस्ट दी गई है, स्टेट लिस्ट दी गई है, कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों में क्या किया गया है, जो पावर्स है उनका बंटवारा किया गया है कि स्टेट क्या काम करेगा, सेंटर क्या काम करेगा और दोनों मिलकर कौन कौन से काम करेंगे। तो उसमें कोई भी चेंज लाना है, कोई सब्जेक्ट है मान लो वो यूनियन लिस्ट से उठाकर स्टेट लिस्ट में डालना है या फिर स्टेट लिस्ट से कोई मैटर उठाकर यूनियन लिस्ट में डालना है, तो ये जो किया जाएगा वो भी किस प्रोसेस के द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, जहां पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है वो किसके द्वारा किया जाएगा, उसमें स्टेट्स के रेटिफिकेशन की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, कि जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, यानी कि स्टेट्स की कितनी सीटें होंगी, लोकसभा में कितनी होंगी, राज्यसभा में कितनी होगी, इन सब के बारे में जो भी अमेंडमेंट्स किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, इसी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368 इटसेल्फ, यानी कि आर्टिकल 368 में किसके बारे में बताया गया है, अमेंडमेंट की प्रोसेस के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर इसमें भी कुछ चेंज लाने हैं कि भाई अमेंडमेंट करने की जो हमने ये प्रोसेस दी गई है इसमें कुछ हमें चेंज करने हैं, तो वो जो चेंज लाया जाएगा वो भी किसके द्वारा लाया जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन के द्वारा। तो देखिए आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं।
कि ये जो कुछ ऐसे प्रोविजंस दे देंगे या कुछ ऐसे अमेंडमेंट देंगे कि ये अमेंडमेंट है ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी से किया जाएगा, या इसके लिए स्टेट्स के रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो आपको ये चीजें जरूर याद रखनी है। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, देयर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी प्रोवाइडेड फॉर बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अमेंडिंग प्रोसेस। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी हमें नहीं देता कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है ये अमेंडमेंट का काम करेगी। अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, पार्लियामेंट में किसी भी सदन में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी कोई भी बिल लाया जाता है और उस बिल पर फिर काम किया जाता है। फिर उस बिल को अगर वो बिल सिंपल मेजोरिटी के अंडर हो सकता है तो उससे किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से हो सकता है तो उससे किया जाता है, या तीसरी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है और उस बिल पर फिर काम किया जाता है, उसको पास किया जाता है और वो जो बिल है बाद में प्रेसिडेंट के असेंट के बाद एक्ट बन जाता है। तो उसके लिए कौन ही काम करता है, पार्लियामेंट काम करती है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी नहीं है। ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of the parliament। तो इसमें यही बात कही गई है कि either house of the parliament यानी कि या तो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी हाउस में कोई भी बिल इंट्रोडक्ट कर सकते हैं हम, और उसमें क्या कर सकते हैं, फिर उस पर काम करके क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, The amendment bill should be passed by each house by a special majority. It implies more than 50% of the total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। तो देखिए इसमें यही कहा गया है जो अमेंडमेंट बिल है वो पास किया जा सकता है किससे, बाय ईच हाउस, दोनों हाउसेस से, अलग अलग दोनों हाउसेस से पास किया जाना चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी से। अब ये स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बताया गया है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि या तो 50% से ज्यादा और उसके साथ साथ क्या हो 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनके द्वारा ये पास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई है कि जो अमेंडिंग बिल है उसको भी किसके द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी से ही पास किया जा सकता है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल आफ्टर प्रेसिडेंट्स एसेंट इज अकॉर्डेड टू इट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि अमेंडिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट बिल, जो कोई भी अमेंडमेंट बिल है यानी कि किसी भी चीज में कोई भी अमेंडमेंट करने का बिल है वो प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना कभी भी एक्ट नहीं बनता। वो किसके बाद, जब उस पर प्रेसिडेंट अपना साइन कर देता है ना उसके बाद ही वो जो बिल है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने जो हमारी अमेंडमेंट की प्रोसेस थी उसके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसमें अगर अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया है जो प्रोसेस है वो कुछ टाइप में रिजिड भी है और कुछ जगहों पर वो फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि कहीं कहीं पर वो रिजिडिटी से काम करती है और कहीं कहीं पर वो फ्लेक्सिबिलिटी से काम करती है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये इतना कठोर हो सकता है और कैसे ये लचीला है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज रिजिड। अब देखिए यहाँ पर रिजिडिटी की बात की गई है कि कठोर क्यों है, इन सो फार एज इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी एंड अ स्पेशल प्रोसीजर, क्योंकि इसके लिए क्या है, स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत होती है और एक स्पेशल प्रोसीजर की भी जरूरत होती है कि बिल को पहले किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद उन पर काम किया जाएगा और उनको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। तो ये काम बहुत ज्यादा रिजिड है, इसलिए यहाँ पर ये रिजिडिटी को शो करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, देयर इज नो सेपरेट बॉडी फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज एग्जिस्ट इन सम अदर कंट्रीज, एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। तो देखिए क्या कहा गया, हमने पहले भी पढ़ा कि अमेंडमेंट करने के लिए कोई भी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी नहीं है, हमारे पार्लियामेंट को ही अमेंड करने का काम किया जाता है। ठीक है, हमारा पार्लियामेंट ही वो काम करता है, इसलिए क्या है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अलग से अगर कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी हो तो वो अपना अलग से काम करेगी। अब पार्लियामेंट को और भी काम करने होते हैं लेकिन अमेंडमेंट करने का भी काम वो करता है, तो इसलिए यहां पर भी क्या है, ये रिजिडिटी को शो करता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई भी बिल इनिशिएट नहीं कर सकता, किसके
किसके लिए? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। कौन कर सकता है? केवल पार्लियामेंट, या तो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा बिल या राज्यसभा में। कुछ बिल होते हैं जो केवल लोकसभा में प्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे मनी बिल, ठीक है, मनी बिल को केवल लोकसभा में प्रेजेंट कर सकते हैं पहले, और मनी बिल के लिए पहले प्रेसिडेंट की भी जरूरत होती है कि प्रेसिडेंट उस पर अपना रेटिफिकेशन करके दे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 Constitution amendment bills are to be passed by the parliament in the same way as ordinary bill। तो देखिए जो ये अमेंडमेंट बिल है, यानी कि आर्टिकल 368 में प्रोविजन दिए गए हैं कि भाई हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, उसमें भी जो भी अगर उस बिल में भी आर्टिकल 368 में भी जो भी चेंज लाना होगा, वो जो बिल प्रेजेंट किया जाएगा वो भी किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा, जैसे कि अदर ऑर्डिनरी बिल को पास किया जाता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 368 में भी कोई भी चेंज करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो वो भी जो दूसरे बिल्स के द्वारा काम किया जाता है वो भी वैसे ही काम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द प्रोसीजर फॉर ज्वाइंट सेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू बिल्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में ना मतभेद हो जाते हैं किसी भी बिल को लेकर, तो ऐसे टाइम में क्या किया जाता है, ज्वाइंट सेशन किया जाता है, दोनों को इकट्ठा बुलाया जाता है, ठीक है। इस ज्वाइंट सेशन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन दोनों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। लेकिन जो ये अमेंडमेंट बिल है, यानी कि अमेंडमेंट करने का जो भी बिल है, उस मैटर में, उस बिल में कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं किया जाएगा। ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जो अमेंडमेंट बिल है, क्या उस बिल के लिए हम ज्वाइंट सेशन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द प्रीवियस सेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए प्रेसिडेंट की प्रीवियस सेंशन की कोई जरूरत नहीं होती जब हम कोई भी बिल प्रेजेंट करते हैं, किसके लिए? अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। कुछ एक आधा ही बिल होता है जैसे मनी बिल, उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रीवियस सेंशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो दूसरे बिल्स होते हैं उसमें प्रेसिडेंट की प्रीवियस सेंशन की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू रेटिफिकेशन बाय विच द स्टेट लेजिस्लेचर इज मोर लिबरल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। The letter requires ratification by 3/4 of the states। तो देखिए इसमें ये बात कही गई है, the requirement relating to the ratification, जो requirement है किससे रिलेटेड? रेटिफिकेशन से। भाई इन्होंने किसने रेटिफाई किया? by which the state legislature, जिसके लिए क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर इज मोर लिबरल, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बहुत लिबरल है देन दी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन। जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर तो क्या करती है, वो लिबरल है, इसमें क्या करेगी, उन्होंने पार्लियामेंट ने कोई भी बिल उनके पास भेजा तो वो क्या करती है, अपना रेटिफिकेशन दे देती है। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं वो इसके ना बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है, द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 इन 1971। अब 1971 में जो ये आर्टिकल 368 है, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट to give his assent to a bill for the amendment of the constitution when it is presented to him after its passage by the legislature। अब देखिए आर्टिकल 368 में एक अमेंडमेंट किया गया 1971 में। इसमें क्या किया गया, प्रेसिडेंट के पास जब बिल को भेजा जाता है, ठीक है, उसके एसेंट के लिए, तो अगर वो दोनों सदनों ने उसको पास कर दिया, यानी कि लेजिस्लेचर ने उसको पास करके वहां से भेजा है, तो प्रेसिडेंट के लिए ये बहुत ज्यादा ऑब्लिगेटरी है, यानी कि प्रेसिडेंट को करना ही होगा कि वो उस बिल पर अपना एसेंट दे दे। प्रेसिडेंट उस बिल को वापस नहीं भेज सकता कि भाई अब तो अभी तुम इस पर और काम करो या इसमें ये चेंजेस करो, तो प्रेसिडेंट ऐसा कोई नहीं काम कर सकता जब वो लेजिस्लेचर के द्वारा पास करके कोई भी बिल भेजा गया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट देगा ही देगा। तो ये बात कब की गई थी, 24th अमेंडमेंट 1971 में, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है। वैसे अमेंडमेंट के बारे में हम एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है,
वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, अमेंडमेंट की प्रोसेस भी पढ़ ली, अब ये भी पढ़ लिया कि अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ पर रिजिड है और कहाँ कहाँ पर वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर वो रिजिडिटी शो करता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं क्या वो उनको हम अमेंड कर सकते हैं। अब देखिए क्या था जब तक गोलकनाथ केस नहीं आया था, तो देखिए इसमें क्या कहा गया, अंटिल द केस ऑफ गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनअमेंडेबल। यानी कि गोलकनाथ केस आने से पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो अनअमेंडेबल हो, यानी कि जिसमें संशोधन ना किया जा सके। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये कब था, गोलकनाथ केस आने से पहले। फिर आया गोलकनाथ केस, कब आया, 1967 में। इन गोलकनाथ केस 1967 अ मेजोरिटी ऑफ 6 जजेस इन अ स्पेशल बेंच ऑफ 11। अब क्या था इस केस में, 11 जो जजेस थे उनकी बेंच थी, उनमें से 6 ने क्या कहा, आप देखिए, ओवर रूल्ड द प्रीवियस डिसीजन, कि भाई इसने किसको ओवर रूल कर दिया कि भाई कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें अमेंड ना किया जा सके। ठीक है, तो इसने इसको क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया, इसको हटा दिया। एंड हेल्ड दैट इफ एनी ऑफ सच राइट्स इज टू बी अमेंडेड A new constituent assembly must be convened for making a new constitution or radically changing it। तो इसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी राइट अमेंडमेंट किया जाता है तो ए न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मस्ट बी कन्वेंट, तो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो मस्ट बी कन्वेंट की जाएगी फॉर मेकिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट में हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 हेल्ड दैट एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 368। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो ये 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 था, इसमें क्या कहा गया कि कोई भी जो अमेंडमेंट है जो किसके साथ किया जाता है, आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है, विल नॉट बी लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है, एंड द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट शैल नॉट बी क्वेश्चनड। ठीक है, इसने ये कहा कि भाई आर्टिकल 13 का अंडर, मतलब आर्टिकल 13 इन द विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 वो लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, अगर उसमें कोई भी अमेंडमेंट किया गया है तो वो क्या है, लॉ नहीं बन सकता। एंड द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट शैल नॉट बी क्वेश्चनड, और उसको क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड दैट इट टेक्स अवे और अफेक्ट्स अ फंडामेंटल राइट। मान लो, देखिए इसमें ये बात कही गई है, मान लो कोई भी एक बिल लाया गया, ठीक है, और वो जो बिल है वो उसके अंडर आर्टिकल 13 के अंडर हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसमें कोई भी मतलब अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये बात इसमें कही गई थी, और ये बात किसमें लिखी गई है, आर्टिकल 368 के 3 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आता है, वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इटसेल्फ वाज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसके बाद देखिए गोलकनाथ के बाद क्या हुआ, एक केशवानंद भारती मामला आया, उसमें जो ये बात कही गई थी ये इसने इसको चैलेंज कर दिया। ठीक है, कि भाई हम फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इस बात को चैलेंज कर दिया गया किसमें, केशवानंद भारती केस में। अब केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, देखिए, इन द केस ऑफ केशवानंद भारती द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स ऑन डिसीजन गिवन इन द केस ऑफ गोलकनाथ। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया था कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, किसके अंडर, अगर वो आर्टिकल 13 के अंडर फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा हो तो। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी जो डिसीजन को ओवर रूल कर दिया and held that the parliament could amend any provision of the constitution including fundamental rights in accordance with। तो इसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट ना अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में, इंक्लूडिंग जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई, यहाँ पर ना कुछ इनके लिए टर्म्स रख दी कि जो वो अमेंडमेंट किए जाएंगे वो इसके बेसिक फीचर को, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जो ये बेसिक फीचर्स होते हैं ये क्या होते हैं और इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।